एक नंबर जीएस में हमने पिछले चैप्टर में देखा था, भारत के भौगोलिक विवरण में हमने पहला भाग हिमालय पढ़ा था। आज का दूसरा भाग है भारत का उत्तरी मैदान। ठीक है, इस उत्तरी मैदान के अंतर्गत जो हम इससे पढ़ेंगे उनको आज हम मानचित्र में देखते हैं। पहले तो इस मानचित्र के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो मैं आपको समझा दूं, जिस हिस्से को मैंने अभी अभी डार्क किया है इस पूरे हिस्से को पढ़ा जाएगा। तो इसे उत्तरी मैदान, यहाँ से फिर नीचे ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, असम का मैदान, ये पूर्वी मैदान, ये सारे हिस्से इसके अंतर्गत आज पढ़े जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम जानते हैं और हम आगे की ओर कोशिश करते हैं कि आपको सरल भाषा में समझ में आ सके। तो इसको समझने के लिए तो हमें ये मालूम है कि उत्तर भारत का जो मैदान है वो हिमालय के नीचे के भाग का हिस्सा है। तो हम इसको थोड़ा सा समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो जो पूरे भारत की सबसे बड़ी आबादी जो रहती है, घनी आबादी, वो इसी भाग में रहती है। तो हम समझते हैं इसे, लिखिए। तो भारत का विशाल मैदान विश्व के सबसे अधिक उपजाऊ और घनी आबादी वाला भूभाग है। ठीक है, सबसे अधिक उपजाऊ और घनी आबादी वाला भूभाग है। यह मैदान प्रायद्वीपीय भारत को बाह्य प्रायद्वीपीय भारत से बिल्कुल अलग करता है। तो जो नीचे का हिस्सा है प्रायद्वीपीय हिस्सा, उसको मैदानी प्रायद्वीपीय हिस्से से और बाह्य प्रायद्वीपीय हिस्सों को अलग करता है। हिमालय के निर्माण के बाद बना यह नवीनतम भूखंड है। मतलब हिमालय खुद अपने आप में एक नया पर्वत है, उसके निर्माण के बाद बना नवीन भूखंड जो है वो यही है, जो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, मैंने अभी आपको चित्र में दिखाया था, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का प्रमुख भाग है। ठीक है, जिसे भारत पाकिस्तान विभाजन के पश्चात अलग कर दिया गया था। पश्चिम में सिंधु के मैदान का अधिकांश भाग और पूरब में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का अधिकांश भाग वर्तमान भारत से, ठीक है, अलग हो गया है। यही कारण है कि शेष मैदान को भारत का विशाल मैदान के नाम से जाना जाता है, जिसमें सतलज व ब्यास का मैदानी भाग। कई विद्वानों ने माना है कि इस मैदान को विशाल मैदान का नाम इसलिए दिया गया कि भारत का एक सबसे बड़ा ऐसा जन समुदाय इसी इलाके में रहता है। ठीक है, थोड़े से आंकड़े देखते हैं हम इसमें। इस विशाल मैदान का जो क्षेत्रफल है वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम में इसकी जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है। चौड़ाई में यह पूरब से पश्चिम की ओर कम होता जाता है। तो आप जब पश्चिम से पूरब की ओर जब जाएंगे, पश्चिम यानी पाकिस्तान वाली साइड से, और पूरब यानी पश्चिम बंगाल की साइड में, यानी कि आप असम अरुणाचल की साइड में जाएंगे, तो जो चौड़ाई है क्या हो रही है, कम होती जाती है। तो ये तो हम नक्शे में भी देख सकते हैं कि ऊपर के हिस्से में एक हिस्सा मोटा आता है और दूसरी साइड में पतली होती जाती है। ये चौड़ाई पश्चिम में 500 किलोमीटर तक और पूरब में क्रमशः कम होते होते 145 किलोमीटर तक रह जाती है। सामान्य तौर पर इस मैदान का ढाल एकदम समतल है। इसका अधिकांश भाग समुद्र तल से 150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस मैदान का राजनीतिक विस्तार दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तरी बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, बंगाल के राज्यों में है। इसकी पश्चिमी सीमा राजस्थान की मरुभूमि यानी मरुस्थल में विलीन हो जाती है, यानी उसमें मिल जाती है। ठीक है, अगले पॉइंट में हम देखते हैं, इस विशाल मैदान का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई निक्षेपों यानी मिट्टी जो होती है ना, मिट्टी के बहाव के द्वारा हुआ है। ये निक्षेप बहुत मोटा है। इसकी मोटाई के बारे में अभी तक कोई निश्चित मत प्रकट नहीं है, मतलब इस पे वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं। ठीक है, पर आकलन जो किए गए अभी तक उसमें औसत मोटाई लगभग 1300 से 1400 मीटर तक की है। ठीक है, निक्षेप जो होते हैं एक तरीके का नदी के पानी के साथ आया हुआ मिट्टी का ढेर और जो चट्टानों के टुकड़े, इनसे बन के बना हुआ होता है। ठीक है, इसी में हम देखते हैं विशाल मैदान का वर्गीकरण। जो विशाल मैदान है हमारे पास उत्तर भारत का, उसका वर्गीकरण हम समझने के लिए अगर देखें तो आपने कहीं ना कहीं ऐसे प्रश्न पढ़े होंगे, बांगर भूमि किसे कहते हैं, खादर भूमि किसे कहते हैं। तो इस चित्र के अंदर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये हिस्सा जो है वो हिमालय है। जब इससे नीचे उतरते हैं तो जो हिस्सा है उसे भाबर कहते हैं, भाबर। अभी आप यहाँ पे हिंदी में नोट्स देखेंगे
चूंकि चित्र में जो है वो अंग्रेजी में लिखा हुआ है तो उसको आप समझ लीजिए। ये भाबर है पहला। फिर थोड़ा नीचे उतरेंगे तो तराई क्षेत्र है। उसके बाद जो क्षेत्र मिलेगा उसको भांगर कहते हैं, और जो इस तरीके का आपको चित्र में दिख रहा है उसे खादर कहते हैं। ये भांगर, खादर, भावर, तराई ये क्या है, ये हम नीचे जानने की कोशिश करते हैं। तो ये मैदानी भाग क्या होता है, जैसे जैसे हम हिमालय से नीचे की ओर उतरते आते हैं तो हमें कुछ हिस्से दिखाई देंगे जिनका हमने बंटवारा किया हुआ है। तो मैदान का वर्गीकरण जो हमने किया वो मिट्टी और ढाल के आधार पर किया, तो उस आधार पर हमें पहला मिला भावर प्रदेश। तो चित्र में सारे शो नहीं किए गए हैं, थोड़ा चित्र से हम 1-2 पॉइंट ज्यादा भी जानेंगे। तो भावर प्रदेश क्या है वो देखें हम। तो भावर प्रदेश विशाल मैदान का उत्तरी सीमा पर महीन मलबे के मोटे कंकड़ों के मिश्रण बने मैदान है। मतलब हम ये कह सकते हैं उत्तरी सीमा पर पतला मलबा, महीन यानी पतला, और मोटे कंकड़ों के मिश्रण से बने मैदान हैं, इन्हें भावर प्रदेश कहते हैं। भावर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है, गंगा मैदान की उत्तरी सीमा बनाता है। इंपॉर्टेंट है ये हिमालय के पथरीला ढाल है जो एक छोर से दूसरे छोर तक 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर तक फैला है। ये महत्वपूर्ण है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में शिवालिक पर्वत श्रेणी के समानांतर कंकरीली बलुई मिट्टी से बनी लगभग 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टियां जो हैं वो भावर कहलाती हैं। ग्रीष्म ऋतु में छोटी छोटी नदी व नाले जो होते हैं वो पानी इसके भूमिगत होके बहते हैं। मतलब जो मैंने अभी आपको चित्र दिखाया वहां पत्थरों के नीचे से पानी बह रहा होता है और 8 से 10 किलोमीटर बाद वे फिर जमीन पे आ जाते हैं। पर जो बड़ी नदियां हैं वो बाकायदा ऊपर ही बहती हैं। ठीक है, तो जो छोटी नदियां हैं, छोटे नाले हैं या छोटे पानी के स्रोत हैं वो जमीन के नीचे रहते हैं 8-10 किलोमीटर तक, तो वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, भावर है। ठीक है, दूसरा है हमारे पास में क्षेत्र, उसका नाम है तराई। तो तराई क्षेत्र जो है हिमालय के नीचे वाला जो भाग होता है तराई, तराई वैसे भी कहते हैं ना गीलापन, यहाँ नमी बहुत रहती है। तो इस प्रदेश का निर्माण बारीक कंकड़, पत्थर, रेत और चिकनी मिट्टी से हुआ है। ये भावर प्रदेश के दक्षिण का दलदली क्षेत्र, मैंने बोला गीला रहता है तो दलदली है। जहाँ भावर प्रदेश में धरातल के नीचे जल प्रवाहित होता है वही तराई क्षेत्र में पुनः धीरे धीरे धरातल पर प्रवाहित होता है। तो अभी ऊपर वाले हिस्से में जो नदियां बह के आती हैं वो नीचे इस वाले हिस्से में आ जाती हैं और यहाँ पर धीरे धीरे पानी धरातल पे आ जाता है। तराई प्रदेश में ढाल की कमी के कारण पानी यहाँ वहाँ फैलता रहता है या बहता रहता है, जिससे इस क्षेत्र की भूमि सदैव नमी बनी रहती है। मॉइस्चराइजेशन कह सकते हैं या फिर आर्द्र भूमि कह सकते हैं। तो ये एक हिस्सा होता है जहां थोड़ा गीलापन बना रहता है। अगली है हमारे पास खादर प्रदेश। खादर प्रदेश जिस भूभाग में नदियां की बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष पहुंचता है, महत्वपूर्ण है, उसे खादर प्रदेश कहते हैं। बाढ़ का पानी पहुंचता है, ध्यान रखिएगा। इसे नदियों के बाढ़ का मैदान या कछारी प्रदेश भी कहते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण है। खादर हिस्सा जो है वो बांगर से नीचे होता है, वो चित्र में आप देख सकते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में खादर भूमि प्रधानता में पाई जाती है। इस प्रदेश का इस भाग का निर्माण काल उप प्लेस्टोसीन से प्रारंभ होता है। ये पत्थर युग की या उस समय की जो अवधारणाएं रही हैं उस समय से हैं, तथा यह प्रक्रिया वर्तमान में भी जारी है। बालू, कंकड़ उपलब्ध होने के कारण भूमिगत जल का उत्तम संग्राहक है। ठीक है, उपजाऊ होने के कारण गहन खेती यानी यहाँ पे अच्छी खेतीबाड़ी की जा सकती है। और खादर को पंजाब में बेट भी कहते हैं, ये भी एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखनी होगी। तो खादर और पहली हो गई भावर, तराई और खादर। अब आती है हमारे पास में बांगर। बांगर भूमि की बात करें तो बांगर क्षेत्रीय उच्च भूभाग है जहाँ नदियों का पानी नहीं पहुंचता है। ये बात आपको फिर याद रखनी है, पिछले वाले में पहुंचता था, इसमें नहीं पहुंचता। यह क्षेत्र चूना पत्थर, कंकड़ीली मिट्टी से बना है। इस क्षेत्र की ऊंचाई एक समान नहीं है, कहीं पर यह 25 से 30 मीटर की परतें हैं, ऊपर है, मतलब ऊंचाई पर है। बांगर क्षेत्र बाढ़ वाले मैदान से ऊपर होता है, ये बात आपको याद रखनी होगी। बांगर उत्तरी मैदान का विशालतम भाग है जो पूर्णतः जलोढ़ से बना है। जलोढ़ जो हिस्सा है, जलोढ़ मतलब वो होता है हिस्सा जो बाढ़ के पानी द्वारा बहा के लाया जाता है। बांगर भूमि प्राय पंजाब, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है।
अगली इसी चरण में एक और भूमि है जो अपन नक्शे में नहीं बताई, उसे कहते हैं रेह। रेह जो है वो बांगर प्रदेश के सिंचाई कार्यों की अधिकता वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं भूमि पर नमकीन सफेद परत बिछी दिखाई देती है। इसी परत वाली मिट्टी को रेह या कल्लर के नाम से जाना जाता है। रेह या कल्लर, ये नोट कर लेना आप, नोट डाउन, कल्लर के नाम से जाना जाता है। रेह का विस्तार शुष्क भागों में ज्यादा होता है। उत्तर प्रदेश हरियाणा का शुष्क भाग इसका विशिष्ट उदाहरण है। अगला होता है हमारे पास भूड़। जो भूड़ भाग है वो बांगर भूमि पर पाए जाने वाले बालू के ढेर को भूड़ कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बांगर भूमि जो हमने ऊपर पढ़ी थी उसी पर जो बालू के ढेर होते हैं उसे भूड़ कहते हैं। इसका जमाव प्राय गंगा और रामगंगा नदियों के प्रवाह क्षेत्र में अधिक है, यानी गंगा नदी के आसपास के भाग में, और रामगंगा उसकी सहायक नदी है। अगला हिस्सा है डेल्टाई भाग। डेल्टाई भाग, तो डेल्टाई भाग में आप देखेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां विशाल डेल्टे का निर्माण करती हैं। डेल्टा एक ट्रायंगुलर आकार की होती है, आप ऐसे समझ लीजिए जहां नदी अंत हो रही होती है और समुद्र में समाने वाली होती है तो एक हिस्सा बना देती है वो, जो दलदलीय क्षेत्र रहता है, तो डेल्टाई भाग ऐसा होगा। तो इनका डेल्टा भारत व बांग्लादेश के मध्य फैला है। ठीक है, डेल्टाई प्रदेश खादर प्रदेश का विस्तार मात्र है, मतलब जो खादर प्रदेश था उसी का विस्तार है, उसका ही नया नाम है, बस थोड़ा ज्यादा नदियों के आसपास का इलाका है। इसकी दक्षिणी सीमा को सोन व चंबल नदियों के बीच की नदियों द्वारा बुरी तरह से काट छाट दिया गया है। अगर आप इस नक्शे से देखेंगे इन्हें तो थोड़ा जल्दी समझ में आता है, इसलिए इसे प्राय बुरा स्थल भी कहा जाता है। तो ये थोड़ा, अभी हमने देखा ऊपर कि उत्तर के विशाल मैदान में मिट्टी के विशेषता, मिट्टी के ढलान के आधार पर, जो ऊपर मिट्टी आधार पर जो क्षेत्र थे उन्हें बांगर क्षेत्र, खादर क्षेत्र या भावर क्षेत्र, तराई क्षेत्र नाम दिए गए थे। इसके अलावा कुछ भूड़, रेह ऐसे नाम भी थे। तो ये मिट्टी की विशेषता है, मिट्टी की बनावट के आधार या ढलान के आधार पर थे। अब धरातलीय आधार पर भी उत्तर के विशाल मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। ये 4 भाग हैं, पश्चिमी मैदान, दूसरा है उत्तरी मध्य मैदान, तीसरा है पूर्वी मैदान, चौथा है ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो चलिए हम इनको भी देखते हैं। इसमें हमारा सबसे पहले आता है पश्चिमी मैदान। तो इसमें नोट्स ऐसे बनाने की कोशिश की गई जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। बाकी पश्चिमी मैदान पढ़े तो कम से कम 4 से 5 पेज का नोट्स आता है। तो इसमें पश्चिमी मैदान कहाँ कहाँ है ये बताने की कोशिश की। तो सबसे पहले पॉइंट में ये बताया है कि राजस्थान का जो मरुस्थल है और अरावली पर्वत श्रेणी का पश्चिमी बांगर क्षेत्र इसमें शामिल है। मरुस्थल का कुछ भाग चट्टानी और कुछ भाग रेतीला जो है वो भी इसमें शामिल है। प्राचीन भारत में यहाँ सरस्वती और दृश्यदुति नाम की सदा नीरा नदियां बहती थी। अब सदा नीरा कहते हैं मतलब जिसमें सदा पानी रहता। अब उसमें पानी है या नहीं ये विवादित बात है, पर कुल मिला के सरस्वती और दृश्यदशा नाम की कोई नदियां थी, दृश्यदुति नाम की कोई नदियां थी। उत्तरी मैदान के इस भाग में बीकानेर का उपजाऊ क्षेत्र भी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पश्चिमी मैदान में लूनी बहुत महत्वपूर्ण है, एक नदी है, अजमेर में मिलेगी आपको। जो कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाती है। कच्छ का रण मतलब गुजरात के निकट। सांभर नाम की बहुत इंपॉर्टेंट है, सांभर नाम की खारे पानी की झील भी इसी क्षेत्र में है। तो इससे लगभग 3-4 क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। इसे आप एक बार और देखें और समझें, और कोई चीज ना आए तो पूछें। अब अगला है इसी में उत्तरी मध्य मैदान। उत्तरी मध्य मैदान किस किस के बीच में फैला है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मध्य फैला है। इस मैदान का पंजाब और हरियाणा में फैला भाग सतलज, रावी, व्यास नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियों से बना है। यह भाग बहुत उपजाऊ है। यह मैदान का उत्तर प्रदेश में फैला भाग जो है, इस मैदान का जो उत्तर प्रदेश में फैला भाग वो है वो गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा और गंडक नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है। मतलब ऊपर वाली नदियों से बना है। पंजाब हरियाणा के क्षेत्र के आसपास का जो भाग है वो सतलज, रावी, व्यास नदी, और नीचे जो उत्तर प्रदेश के आसपास का भाग है वो कौन सी? गंगा, यमुना, रामगंगा और गोमती और घाघरा, गंडक। मैदान का यही भाग सबसे ज्यादा उपजाऊ है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पालन। आप पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, गौतम बुद्ध, भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, सबकी जन्मस्थली और सबका, हाँ, राजा अशोक, मौर्य काल, सारा इसी एरिया में आपको मिलेगा। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति का पालना रहा है। पालना इसलिए कह रहे हैं ये लोग
क्योंकि इस हिस्से में सबसे ज़्यादा आपको ये राजा रजवाड़े जो है, प्रसिद्ध राजा इसी इलाके के रहे हैं। और आज भी सबसे ज़्यादा आबादी इसी इलाके में रहती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा आबादी वाला जो राज्य है। अगला हिस्सा हमारे पास है वो है पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान के अंतर्गत कहाँ कौन कौन से हिस्से हैं, तो गंगा के मध्य और निचली घाटी में फैला है। इस मैदान का विस्तार बिहार और पश्चिम बंगाल के राज्यों में है। ठीक है, बिहार राज्य में गंगा नदी इस मैदान के बीच से होकर बहती है और उत्तर की ओर से घाघरा, गंडक और कोसी तथा दक्षिण की ओर से सोन इस मैदान में गंगा में मिलती है। मतलब ये सारी जो नदियां हैं, घाघरा, गंडक, कोसी और सोन, ये सब गंगा की सहायक नदियां हैं। सोन नदी तो मध्य प्रदेश से ही जाती है। ठीक है, और जो जाके गंगा मिल जाती है, दक्षिण की ओर से जा रही है। और कोसी जो है वो नेपाल से आती है। ये एक आतंकवादी नदी भी कहलाई जाती है और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। ठीक है, इसी में अगला पॉइंट है, उसमें बताया पश्चिम बंगाल राज्य में जो मैदानी भाग है उसका विस्तार हिमालय के पाद प्रदेश से लेकर बंगाल की खाड़ी तक है। तो बंगाल की खाड़ी का जो हिस्सा है और हिमालय के निचला जो भाग है वहां तक फैला हुआ भाग है वो इसमें है। यहाँ यह मैदान अधिक चौड़ा हो गया है। इसका दक्षिणी भाग डेल्टा क्षेत्र, इस डेल्टा क्षेत्र में गंगा के अनेक वितरणाओं को बांटा गया है। तो जो गंगा का डेल्टा बनता है वो इसी क्षेत्र में है। हुगली गंगा का वितरिका या वितरिका का सबसे अच्छा उदाहरण है। ये वितरिका शब्द जो हिंदी में बोला जा रहा है ये डेल्टा को ही कहा जाता है एक तरीके की। यह मैदान भाग भी बहुत उपजाऊ होता है। तो डेल्टाई भाग के आसपास की जो जमीन होती है वो भी उपजाऊ होती है। अगला है वो है ब्रह्मपुत्र का मैदान। भारतीय विशाल मैदान का उत्तर पूर्वी भाग असम में विस्तृत है। ये असम साइड में है, आपको ऊपर नक्शे में दिखाया गया है, वहां पे असम का मैदान वगैरह लिखा होगा। यह मैदान ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाकर बहाई गई मिट्टियों द्वारा बना है। तो जो पहला मैदान था वो सिंधु तंत्र की नदियों से मिलकर, दूसरा जो मैदान था वो गंगा तंत्र की नदियों से था और तीसरा जो मैदान था वो भी लगभग गंगा तंत्र की नदियों से मिलकर ही बना है। हाँ सॉरी, सेकंड वाले भाग में दोनों नदियां हैं, सिंधु तंत्र की भी और गंगा तंत्र की भी। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं नीचे की साइड में इसमें ब्रह्मपुत्र वाली नदी आ गई। देखो आप, ब्रह्मपुत्र की धारा माजुली सबसे बड़ा द्वीप भी है, संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो इसी भाग में है। यह मैदानी भाग भी बहुत उपजाऊ है। यह मैदानी भाग तीनों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपसे कोई पूछे एग्जाम में कि तीनों ओर से घिरा मैदानी भाग कौन सा है पहाड़ियों से, तो आप बता सकते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान। गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों द्वारा संयुक्त रूप से बनाए गए मैदान और डेल्टा प्रदेश में बांग्लादेश में स्थित हैं। तो जो गंगा और ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा संयुक्त रूप से बनाए गए मैदान और उसके डेल्टा प्रदेश जो है वो बंगाल देश में या बांग्लादेश में स्थित हैं। ठीक है, इसको आप समझें और इसको कोशिश करें। नीचे एक पॉइंट और है कि उत्तरी मैदानों का महत्व। तो ये सिंपल रीडिंग पोर्शन है, इसमें समझने ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उत्तरी मैदान हमारे व्यापारिक, सांस्कृतिक, आर्थिक दृष्टिकोण से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस क्षेत्र का आर्थिक महत्व बहुत है क्योंकि यहाँ की उपजाऊ मिट्टी, बारहमासी जल स्रोत के अनुकूल होने के कारण कृषि हमारे लिए बहुत अनुकूल है। यहाँ पे कृषि के लिए आदर्श भूमि है ये। कृषि उत्पादकता के अलावा यहाँ की जो स्थलीय संरचना है, ये प्लेन जगह है, समतल मैदान है, तो यहाँ पर आवागमन के साधन, संचार के साधन ये आसानी से फैलाए जा सकते हैं या इनको आसानी से डेवलप किया जा सकता है। बता भी रहे हैं कि यहाँ पे लगभग कुल जनसंख्या का 1/3 भाग जो है, सॉरी यहाँ पर जो कुल जनसंख्या का लगभग 40% भाग निवास करता है और मैदान देश का कुल 1/3 भाग, मतलब पूरे देश का जितना मैदानी भाग है वो 1/3 भाग जो है वो इसमें शामिल है। विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व इसी क्षेत्र का है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इन्हें रीडिंग कर लीजिएगा। और ये लिखा है उत्तरी मैदान का राजनीतिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण भी महत्व है। ठीक है, यह मैदान सिंधु आंदोलन तक सभी ऐतिहासिक घटनाओं के रंगमंच रहे हैं। इतिहास में विभिन्न कालों में पटना, कलकत्ता, आगरा, दिल्ली ने देश की राजधानी के रूप में कार्य किया है। ये आपको मालूम होगा, सबसे पहले राजधानी
जो थी प्राचीन काल में, वो पाटलिपुत्र यानी पटना थी। फिर जब अंग्रेज आए तो कलकत्ता हो गई। फिर जब मुगल आए तो आगरा हो गई, और बीच में दिल्ली सल्तनत में दिल्ली भी थी। फिर जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने उस राजधानी को कलकत्ता से और दिल्ली लेके आ गए थे। तो इस तरीके से राजधानियां परिवर्तित होती रही हैं, और ये जो सारे क्षेत्र बोले गए वो लगभग इन्हीं मैदानी भागों में हैं। इस क्षेत्र में हरिद्वार, मथुरा, प्रयाग, वाराणसी, सारनाथ, अयोध्या जैसे तीर्थ स्थल भी मौजूद हैं। तो इनका धार्मिक, आर्थिक, सामरिक सब तरह का महत्व है। ठीक है, तो आपके लिए मैदान आपको जानना जरूरी था। आप इन्हें एक बार पढ़िएगा जरूर और इन्हें देखिएगा। धन्यवाद।